सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में सीआरपीएफ के अंदर यानी कि पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन, मेल और फीमेल के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। मैं इंस्पेक्टर नरेश सीआरपी से ही हूँ। आपको इसलिए जानकारी देना चाहता हूँ क्योंकि इससे पहले भी जो वैकेंसी आती है, जैसे कि मैं यूट्यूब चैनल पे भी कुछ वीडियो बना देता हूँ। जो लोग फार्म या अपना अप्लाई कर देते हैं या एप्लीकेशन फिलअप कर देते हैं, उसके बाद भी उन लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। या तो उनमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं, या फिर जब नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं हमको तैयारी करने में या हमारे सिलेक्शन में भी कुछ कमियां रह जाती हैं। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो देखनी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पहले से आ चुकी होंगी, लेकिन मैं विस्तार से बताऊंगा कहाँ कहाँ आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है या क्या क्या चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, यह जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है ये सीआरपीएफ की तरफ से, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी एमएचए की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकाला गया है। यह एडवर्टाइजमेंट जो है दो तरह की पोस्ट है। एक तो है आपकी टेक्निकल और दूसरी ट्रेडमैन, उनके लिए निकाला गया। दोस्तों, जो अप्लाई करने की डेट है यानी कि डेट ऑफ आपकी जो एप्लीकेशन आप सबमिशन कर सकते हैं उसका स्टार्टिंग डेट है 27/3/2023, और जो आपकी लास्ट डेट है और पेमेंट जमा करने की वो है 25/4/2023। आपका इसमें बताया गया है, जो भी आप फार्म अप्लाई करेंगे, जो एडमिट कार्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो एडमिट कार्ड निकलेगा वह 20/6/2023 से लेके 25/6/2023 के बीच में निकलेगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा यानी कि जो शेड्यूल बनाया गया वो 1/7/2023 से लेकर 13/7 के बीच में। ये टेंटेटिव है यानी कि फिक्स नहीं है, अभी हो सकता है आगे पीछे और हो जाए। दोस्तों, इसमें जो बताया गया है, इसमें यही बताया गया सीआरपीएफ जो एक कहने मतलब कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो है रिक्रूटमेंट करेगी, और यह वैकेंसी जो है इंडिया के सभी स्टेट के लिए है। और इसमें रिक्रूटमेंट में जो है जो रूल दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम यानी कि एमएचए के द्वारा, उसके आधार पे होगी। नंबर 2 में क्या बताया गया है, जो भी यह रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होगा, सबसे पहले इसमें जो फार्म अप्लाई करेंगे उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि आपकी नाप तोल होगी, जो भी इसमें पीएसटी में आता है। उसके बाद जो भी नाप तोल में फिट होंगे उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी होगा। उसके बाद आप जो भी इनमें पास होंगे उसके बाद टेस्ट आपका ट्रेड्स, जो भी आपकी ट्रेड्स होगी उसका टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं यानी क्वालिफिकेशन है, एससी एसटी का है, तो वो आपके चेक होंगे। उस चेक होने के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद ही आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, सिलेक्शन किया जाएगा। दो 2 के 1 में दोस्तों ये बताया गया है, यह है यहाँ पर जो है कोई भी फार्म ऑफलाइन नहीं होगा, सभी ऑनलाइन आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे। 2 के 2 में ये बताया गया है, जो है ये आपके जो भी पैटर्न है यानी कि जैसे हिंदी इंग्लिश या उसके अनुसार ही होगा। 2 के 3 में बताया गया यह टेस्ट जो होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, और यह हिंदी और इंग्लिश में होगा। चौथे नंबर में ये बताया गया है कंप्यूटर टेस्ट में, और उसके बाद जो है आपका फिजिकल टेस्ट यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी होगा। उसके बाद टेस्ट होगा। उसके बाद जो मैं ऊपर बताया हूँ आपका डॉक्यूमेंटेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और अगर मेडिकल में भी कोई टेम्पररी अनफिट हो जाता है उसका रीमेडिकल होगा। 2 के 5 में ये बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, कहना मतलब कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हैं, वो आपके होने चाहिए, जैसे भी आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन वो आपके उस समय जब आपका मेडिकल होगा यानी कि जिसको बोलते हैं डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई के समय होने चाहिए। इसमें ये भी बताया गया है जो भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं, जैसे कांस्टेबल
टेक्निकल की है या टेस्टमैन की है, वो जो है आपकी स्टेट वाइज उनको बांटा गया है, या जो आपकी यूटी है उनके अनुसार बांटा गया है। और इसमें ये बताया गया है जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा वह आपका, जो मैंने ऊपर से बता दिया, जो आपका रिटन एग्जाम होगा, पीएसटी होगा, पीटी होगा, और उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद ही आपका निकाला जाएगा। एडमिट कार्ड के लिए बताया गया है कि जो आपके एडमिट कार्ड होंगे जब फार्म अप्लाई करने के बाद आपको सीआरपी वेबसाइट पे होंगे, कोई भी एडमिट कार्ड आपका ऑनलाइन नहीं भेजा जाएगा। और इसमें यह भी बताया गया आप बीच बीच में जो है सीआरपी की वेबसाइट को क्या करते रहें, चेक करते रहें। अब पे स्केल की बात करें तो दोस्तों पे स्केल इसमें जो है 21,700 से लेकर 59,100 रुपये के बीच में आपका स्केल रहेगा, यानी कि 21,700 से शुरू होगा। इसमें यहाँ पर 4 नंबर में जो है वैकेंसी आपकी जो 4 सिटी यानी कि टेक्निकल और टेस्टमेंट की बताई गई हैं। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है 9,912 मेल की है, इसमें से 9,105 मेल और 107 फीमेल की है। और दोस्तों इसमें आप अपना जो भी स्टेट के रहने वाले हो उस स्टेट के अनुसार आप देख सकते हो। जैसे आंध्र प्रदेश की दी है, ड्राइवर की 145 है, मोटर मैकेनिकल की जो है 22 है, कोबलर की 7 है, कारपेंटर की 5 है, टेलर की 13 है। इस प्रकार दूसरे स्टेट वाले भी अपना जो जिस स्टेट से बिलोंग करता है वो अच्छे से इस पे आप अपना वैकेंसी देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर सभी स्टेट की वैकेंसी दी गई हैं। और नीचे जो दी गई हैं दोस्तों वह है फीमेल की वैकेंसी दी गई हैं। 9,105 वैकेंसी जो है मेल के लिए है, और नीचे जब आप आओगे फीमेल के लिए 107 वैकेंसी हैं। और जो ये वैकेंसी हैं आपके जो यानी कि लास्ट रिक्रूटमेंट है उसके अनुसार से हैं, यानी कि जो वैकेंसी बची हुई है। और दूसरे में ये बताया गया है स्टेट ड्यूटी वाइज डिटेल ऑफ वैकेंसी रिजर्व है, ये कैटेगरी की भी इसमें। और उसमें जो कैटेगरी कहना मतलब आपकी स्टेट की और जो यूटी है उनकी तो वैकेंसी है, लेकिन उसमें भी कैटेगरी वाइज इन वैकेंसी को बांटा गया है। और ये जो है फाइनल विंग के लिए भी जो कहना मतलब वैकेंसी है वहाँ पर भी दी, यहाँ पर दी गई है। जैसे सिटी मैसन की है, सिटी प्लम्बर की है, सिटी इलेक्ट्रीशियन की है, इनको भी आप देख सकते हैं। इसके बारे में मेरे को बताने की ज़्यादा दोस्तों इसमें 4 का ए में फर्स्ट में ये बताया गया जो 10% वैकेंसी होंगी वो ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए होंगी। और इनके लिए भी इसमें बताया गया है कि आपको अगर पढ़ेंगे तो इसमें ज़्यादा आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो भी मान लिया एक्स सर्विसमैन है उनके लिए होनी चाहिए, और उनके पास जो है इस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स भी इस तरह के होनी चाहिए। इसमें 4 के ए में 3 में भी बताया गया जो वैकेंसी दी हैं ये वैकेंसी टेंटेटिव है, इनको बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, कभी भी वैकेंसी घटती नहीं है। आपको एक चीज़ और बता दूं, वैकेंसी को बढ़ाया ही जा सकता है। और 4 नंबर के 4 में जो बताया गया है ये बताया गया जो वैकेंसी ऊपर 4 ए पैरा में दी गई है वह जो है ऑल इंडिया बेस पे है। एनी कैंडिडेट्स ऑफ कोई भी स्टेट का कैंडिडेट और किसी भी पोस्ट के लिए वो भर सकते हैं। इसमें किसी के लिए ऐसा वो नहीं है कि वो इसी को भरेगा, लेकिन उसकी जो आगे एजुकेशन है या एलिजिबिलिटी बनी है वो होनी चाहिए। और इसमें ये भी बताया गया जो भी सिलेक्शन हो जाएगा कैंडिडेट उसको कहीं भी ऑल इंडिया में सर्विस के लिए नियुक्त किया जा सकता है। और इसमें ये 5 नंबर में देखते हैं तो ये बताया गया कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, किसी भी स्टेट का हो सकता है लेकिन इंडिया का हो होने के लिए ही है। इसमें एज लिमिट की बात करें 6 नंबर में तो दोस्तों इसमें जो कांस्टेबल ड्राइवर की 21 से 27 वर्ष होनी चाहिए 1/8/2023 को। और कांस्टेबल के इसमें जो है शुड नॉट हैव बीन बोर्न, कहना मतलब 2/8/1996 से पहले का नहीं होना, जो 2 इससे पहले ना हो, यानी कि 2/8/1996 से लेकर 1/8/2002 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कांस्टेबल MMV, कोबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बुगलर, गार्डनियर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर,
वाशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी, मैसन यानी मिस्त्री जो होता है, प्लम्बर, इनकी जो है 1823 बर्थ होनी चाहिए और ये 1/8/2023 से काउंट होगी। और इनका जो डेट जन्म होना चाहिए 2/8/2000 से लेके 1/8/2005 के बीच का जन्म होना चाहिए। दोस्तों इसमें जो है कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन मिला है उसके बारे में बताया गया है। जैसे इसमें बताया गया है SC ST के लिए 5 वर्ष का है, OBC के लिए 3 वर्ष का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष का है। और जो चिल्ड्रंस मान लिया जो कुछ ऐसे दंगे हुए थे जैसे 1984 का, 2002 गुजरात का यानी कि पंजाब का है, गुजरात का है, तो उनके लिए 5 वर्ष है। और ऐसे चिल्ड्रन जो 1984 के दंगे में हुए थे, OBC कैटेगरी के हैं, तो उनके लिए जो है 8 वर्ष है। ऊपर वाला जो था वो अनरिजर्व के लिए था, ये OBC के लिए है। और इसमें SC के ST के जो इस तरह के बच्चे हैं यानी कि चिल्ड्रन डिपेंडेंट हैं, ऐसे विक्टिम्स है जो कहना मतलब 1984 और 2002 के दंगों में मारे गए, तो उनके संबंधी कोई बच्चे हैं तो उनके लिए 10 साल की छूट दी गई है। और इसमें जो है ऐसे व्यक्ति कहने मतलब कुछ डिसेबल के बारे में भी बताया गया है। इसके बाद चलते हैं, जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना जो है क्या अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और उनका जो है क्या है हाई स्कूल और इंटर में जो सर्टिफिकेट हैं वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। उनके अनुसार ही आपकी जो भी उनमें एज आपकी मेंशन की गई है वो ही आपकी इसमें मानी जाएगी, यानी कि जो आपकी डॉक्यूमेंट्स में है हाई स्कूल या इंटर के में। एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया दोस्तों, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, तो इसको मैं आप पढ़ सकते हो जो भी एक्स सर्विसमैन संबंधी है। एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया कि एक्स सर्विसमैन कौन हो सकते हैं, किसको क्या क्या छूट है और कितनी रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जो भी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में अपनी सर्विस पूरी करके पेंशन पाए हुए हैं, ये उन लोगों के लिए है। प्रोसीजर ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ कहना मतलब सर्टिफिकेट। तो दोस्तों इसमें जो भी ये बताया गया, जो भी लोग कहना मतलब कैटेगरी से हैं, जैसे SC से है, ST से है, OBC से है, EWS से है, तो उनके पास जो है एक कहना मतलब का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसका परफॉर्मा सबसे लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगा, इसमें भी दिया है। आप उसी के अनुसार अपना कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे। तो इसमें यही चीज़ दी गई है। आप इसमें ज़्यादा 7.2 में भी यही बताया गया कि मान लिया कोई उससे रिलेटिव है तो, या फिर दूसरे कहना मतलब स्टेट में अगर निवास हो गए हैं, माइग्रेशन हुआ है, तो उनका वो भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आप अपनी डिटेल से बताएंगे। और इसके लिए आप क्लोजिंग से पहले जो है आप जो है जो भी SC ST OBC के EWS के हैं वो भी जो भी है आपका क्लोजिंग डेट से पहले आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन में इसका मेंशन करना होगा। अगर आप ऐसा मेंशन नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसमें इतना ही है। अब मैं चलता हूँ आगे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों इसमें क्या बताया गया, सिटी ड्राइवर के लिए सबसे मेन पार्ट ये आ जाता है। इसमें जो है सिटी ड्राइवर के लिए जो आपका कम से कम बताया गया है कि हाई स्कूल या उसके इक्विवेलेंट यानी कि उसके समकक्ष होना चाहिए। और किसी भी जो रिकॉग्नाइज्ड यानी ऑथराइज प्राधिकृत क्या आपका स्टेट का हो, सेंटर का हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज उससे होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इसमें क्या बताया गया, तो इसमें बताया गया जो भी ड्राइविंग के लिए भर्ती भरेगा फार्म उसके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और वो उसको साथ साथ क्या है, जब उसका मान लिया पास हो जाएगा, टेस्ट होगा, तो उसको टेस्ट में भी पास होना पड़ेगा। सिटी जो है मैकेनिकल के लिए, मोटर व्हीकल के लिए उसमें बताया गया है, उसमें हाई स्कूल के साथ साथ उसका 10+2 भी पास
होना चाहिए और या उसके समकक्ष होना चाहिए। इसमें बताया गया है पहले वाले में किसी भी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसको आईटीआई बोलते हैं उससे 2 साल का जो मशीकन मोटर व्हीकल वो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, या उसके बाद जो है आपका कोई भी नेशनल या स्टेट से जो है इस तरह का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 साल वाला भी हो सकता है, तो ये भी होना चाहिए। उसके अलावा जो ऑल ट्रेड्समैन हैं उनके लिए क्या बताया गया, कम से कम आपका जो है क्या होना चाहिए, हाई स्कूल पास यानी 10th पास होनी चाहिए आपका। और जो भी आप कहना मतलब जिस भी ट्रेड्स में बन रहे हो उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, और यानी कि उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें जो है मेसन का, प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियन के बारे में जो बताया गया है इसमें भी यही है कि आपका कम से कम हाई स्कूल होना चाहिए, लेकिन इसमें आपको इनमें क्या माना, 1 साल का आपका एक्सपीरियंस माना है, और वो भी कहीं ना कहीं से आपका किस्सा होना चाहिए कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने वहाँ से, वो भी किसी कहना मतलब अथराइज इंस्टीट्यूट के साथ ही आपका इस तरह का सर्टिफिकेट होगा तभी आपका चलेगा। और सभी जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर कोई भी जो इनिशियल यानी कि आपकी जितनी इनिशियल कम से कम एजुकेशन है, अगर वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसको नॉट एलिजिबल मान लिया जाएगा। और ये बताया गया कि जो आपका जो भी कहना मतलब सर्टिफिकेट होंगे हाई स्कूल इंटर के, वो एक पहले जो है ह्यूमन रिसोर्स डिप्लोमेंट जो डिप्लोमेंट नोटिफिकेशन निकला है 10/6/2015 के अनुसार, कौन किस किस तरह के जो है ऑर्गेनाइजेशन है या एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, कौन कौन मान्य है, जिसमें आपके यूनिवर्सिटी है वो किस रूल के अनुसार है, ये सब उन्हीं के अनुसार अगर आपने पास किया है तो आपका उसमें ये भी बताया गया कि आप किस तरह से पास करते हो। जैसे मान लिया आप रेगुलर पास कर सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो, डिस्टेंस एजुकेशन से पास कर सकते हो, ओपन से कर सकते हो, ये सब कुछ मान्य है, ये इसमें के बारे में दिया गया है। इसमें अब बताया गया दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना 9 नंबर में। तो दोस्तों इसमें अप्लाई के लिए आपको सीआरपीएफ की वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद जो है जो भी वहाँ पर पूरे टर्म एंड कंडीशन दिए हैं उनको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको उन पे एग्री पे क्लिक करना है। और जो भी कैंडिडेट अपने पोस्ट के लिए सबसे पहले अगर भरना चाहता है तो उसको पूरा उसके बारे में पढ़ ले, उसमें क्या क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप अपना ध्यान से देख देख ले और उसको ठीक से पढ़ लें। दोस्तों यहाँ पर जो जो एप्लीकेशन का पोर्टल जो बताया गया है खुलेगा 27/3/2003 से लेकर, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, 25/3 नहीं है, 25/4/2 ऊपर पढ़ लिया होगा आपने, तो 9.3 में यहाँ पर 25/4 तक यह ओपन रहेगा। तो इसमें दोस्तों इसके बारे में बताया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है दोस्तों, इसमें 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, लेकिन इसमें बताया गया है SC ST और फीमेल के लिए ये फीस जो, और साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी किसी तरह की फीस नहीं लगेगी। इसमें 10.1 में ये बताया गया आप अपनी फीस जो है भीम ऐप, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीज़ा, आपके पास कोई भी वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, रुपए कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी तरह के कार्ड से आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं। इसके बाद जो है अगर आपने कोई अपनी फ़ीस जमा कर दी है और वहाँ पर पेंडिंग दिखाई जा रही है, इसमें ये बताया गया इनकम्प्लीट है आगे, तो वो आपका मान्य नहीं होगा। अगर जब तक आपका फार्म सबमिट करने से पहले ऊपर लिखा हुआ आएगा कि एप्लीकेशन सबमिटेड, तभी आपका फार्म माना जाएगा। आज इसमें जो है 11 में ये बताया गया कि पूरे इंडिया में आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसके सेंटर कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है इसमें आंध्र प्रदेश दिया है, कहने मतलब सभी स्टेट दिए, तो आंध्र प्रदेश वाले अपने अपने राज्य में जो भी राज्य से जिससे बिलोंग करता है वो अपना देख सकता है। जैसे जम्मू में जम्मू है, सांबा है, और कश्मीर में अगर देखे जाए तो श्रीनगर है, झारखंड में धनबाद है, हजारीबाग है, जैसे रांची है, ये सब जो है कर्नाटका में देख सकते हैं, मिजोरम में, नागालैंड में दीमापुर है, कोहिमा है, ये सब आप अपने स्टेट के अनुसार अपना देख सकते हैं। और आपको अपना स्टेट के, मैं अब आगे बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या दिया है दोस्तों। इसमें बताया गया है कि आप जो है कोई भी अपने 3 चॉइस इसमें भर सकते हैं, यानी कि आपको 3 चॉइस भरना है। और अगर इसमें ये भी बताया गया अगर आपने 3 चॉइस भरती हैं और आपसे पहले फार्म अप्लाई हो चुके हैं और जितनी वहाँ पर कंप्यूटर बेस की सीटें हैं, अगर वो
पूरी फिल हो जाती है तो उसके बाद जो है आपको क्या करना, नियरेस्ट सिटी में शिफ्ट कर दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है 3 में से भी आपको ना मिले। अब इसमें बताया स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसमें बताया गया है कि आपका जो कहने मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो किस तरह का होगा, उसमें क्या क्या आएगा। तो दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरेंस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि प्राइमरी मैथ आएगा जो आपका 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। और इसमें से हिंदी इंग्लिश जैसे भी आपका ऑप्शनल है, आप हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी ग्रामर, या इंग्लिश करना चाहते हैं तो इंग्लिश, वो भी 25 और 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा। इसमें यह बताया गया है 12 का फर्स्ट में सभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और दोनों आपकी भाषा में होंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी होंगे। और इसमें यह भी बताया गया है इसमें निगेटिव मार्क 0.25, यानी कि आपका अगर कोई गलत क्वेश्चन हो जाता है तो उसका 0.25 यानी 1/4 भाग कट दिया जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और आपको जो है आपके सेंटर की यानी कि आपके एग्ज़ाम सेंटर की डेट का होगी, आपको जो है आपके एडमिट कार्ड में और वेबसाइट के थ्रू जो मिलेगा उसमें आपको पहले से ही आपको इन्फॉर्म हो जाएगी, या आप कर सकते हैं। और आप इसमें ये बताया गया है जो 12 का 1 के 5 में बताया गया है जो मार्क स्कोर होगा कैंडिडेट का सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, वो जो है नॉर्मलाइजिंग स्कोर विल बी यूज ऑफ डिटरमाइन फाइनल मेरिट, आपके मेरिट के में उसका कटअप में बहुत बड़ा योगदान, यानी उसके अनुसार ही बनेगी। और जो है ये एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों ये बताया गया है ये सारा एग्ज़ाम सीबीटी जो होगा ये आपका हाई स्कूल लेवल का होगा। इसमें जो है जितना भी आपका हाई स्कूल में सिलेबस है उसी के उसके अनुसार ही बनाया जाएगा। तो दोस्तों इसमें यही बताया गया है। और आपको जो है एग्जाम ये सिलेबस के बारे में बताया गया कि आपका सिलेबस क्या होगा। तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या क्या आएगा आप इसको पढ़ सकते हैं। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरेंस को भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या आएगा, इंग्लिश हिंदी में क्या आएगा। और इसके बाद चलते हैं हम आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि जिसको पीएसटी बोलते हैं, जिसको आपकी देश आपकी भाषा में नाप तोल बोलते हैं आपकी। तो दोस्तों इसमें जो बताया गया है इसमें मेल की हाइट 170 और फीमेल की 157 चाहिए। इसमें दोस्तों जो एसटी के हैं उनके लिए छूट है, उनके 162.5 और फीमेल के लिए 150 है। इसके अलावा जो भी दूसरे कहना मतलब कुछ रीजन दिए हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन के अन्य स्टेट के हैं वहाँ 157 100 आप इसको देख सकते हैं। और इसमें जो है ट्रेवल जो एसटी वाले हैं उनके जो LWE है जिसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, यानी कि जहाँ पर नक्सलवाद है वहाँ पर 160 से 147 सेंटीमीटर है। इस तरह करके आप अपना अपना स्टेट के बारे में देख सकते हैं। इसका लिंक मैं जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। चेस्ट के बारे में इसमें बताया गया है नॉर्मली जो है 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाव के साथ आप 5 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। महिलाओं के लिए इसमें बताया गया है कि उनके लिए नॉन एप्लीकेबल है। और इसमें जो इसको छूट दी गई है आप उसके बारे में भी, जैसे ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू एसटी के लिए 76.5 है। और दूसरे जो एसटी के हैं जैसे आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर उनके लिए 78 और 5 सेंटीमीटर है। दूसरे नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, गोरखा ये सब के लिए आप इसमें देख सकते हैं। जो भी जिससे बिलोंग है वो एक बार पढ़ ले इस वीडियो को स्किप करके। महिलाओं के लिए मैंने बता ही दिया आपको जो है ये होगा। और इसमें ये बताया गया है 12 के 3 में जो कैंडिडेट जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास होंगे उनको जो है पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो उसमें पास होंगे उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और जो उसमें पास होंगे उनका टेस्ट होगा। और जो भी उसमें टेस्ट में पास हो जाएंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद उनका जो है क्या होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल भी आपका एक डिटेल मेडिकल होगा। उसके बाद आपका रिव्यू होता है तो रिव्यू भी दिया जाएगा। तो दोस्तों यह जो है जो भी कहना मतलब होगा ये सीआरपीएफ अपने
उससे सेंटर पे कराएगी और ये उसी के हिसाब से होगा। एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया, तो दोस्तों एक्स सर्विसमैन वाली इसमें आप देख सकते हैं। और इसमें अब आता हूँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो दोस्तों मैंने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में तो आपको पहले ही बता दिया था। अभी जो है दोस्तों जो पोस्ट और जो है ट्रेड्स की, जैसे सिटी ड्राइवर हो गया, मोटर मैकेनिकल हो गया, और गार्डनर हो गया, पेंटर हो गया, कारपेंटर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड और कोबलर और टेलर, इनके लिए दोस्तों क्या है 5 किलोमीटर की रनिंग है, 24 मिनट में है। फीमेल की जो है 1.6 किलोमीटर है, 8.5 मिनट में है। और इसके अलावा जो दूसरे हैं, जैसे कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, सिटी बार्बर हो गया, जहाँ आपका बार्बर हो गया, वाशरमैन हो गया, और सफाई कर्मचारी, इनका 1.6 किलोमीटर का रनिंग है 10 मिनट में। और महिलाओं का 1.6 किलोमीटर का है 12 मिनट में। इसके बाद जो आपका मेसन हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, उनका 1.6 किलोमीटर का 9 मिनट में है, इसमें महिलाओं की नहीं है। और उसके बाद जो मेसन प्लम्बर, ये 800 मीटर की 5 मिनट में। तो ये यहाँ पर दी गई है, तो आप इनको हिसाब से अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, किसको कितनी रनिंग की आवश्यकता है। इसमें आगे यही है, फिजिकल के बारे में बताया गया किस तरह का फिजिकल होगा। मैंने नॉर्मली आपको बता दिया है कितनी रनिंग होगी। और आपको जो फिजिकल के समय आपको कोई भी एक आईडी लेके जाना है, चाहे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ID कार्ड हो सकता है, और यूनिवर्सिटी कॉलेज का इनकम टैक्स कुछ भी हो सकता है, और साथ में आपका एडमिट कार्ड होगा। वेट जो है दोस्तों, जो MHA का यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा जो भी एक सर्कुलर ऑर्डर निकाला गया है, उसके अनुसार आपका मेडिकल होगा। पहले तो नॉर्मल मेडिकल होगा, अगर नॉर्मल मेडिकल यानी कि आपका एक्सटर्नल, उसमें आप पास हो जाते हो, तो उसके बाद आपका क्या ब्लड टेस्ट इत्यादि होगा, यूरिन टेस्ट होगा, उसके बाद एक्सरे होगा। ये कुछ मैं आपको इस चीज़ के बारे में भी अलग से एक वीडियो में अब बता दूंगा। तो दोस्तों इसमें ये सब चीज़ें दी गई हैं कि किस तरह आपका क्या होना है। उसके बाद टेस्ट है दोस्तों, टेस्ट के बारे में यही बताया गया है कि जो भी मतलब आप कंप्यूटर बेस्ड में PST में PT में पास हो जाते हैं उनका होगा। लेकिन यह भी आपका 50 नंबर का वो होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 50 नंबर में से कम आपको 20 नंबर लाने होंगे। और इसमें जो है आपको क्या क्या दिया गया है, यानी कि आप किस तरह से, जैसे ड्राइवर है तो आपका क्या होना, नॉलेज ऑफ ड्राइव, आपकी ड्राइविंग होनी चाहिए, हैंडलिंग की, ड्राइविंग, पार्किंग की, मेंटेनेंस, लाइट, हैवी व्हीकल की। फिटर के लिए क्या क्या नॉलेज ऑफ दी मोटो ऑटोमोबाइल की होनी चाहिए, फिटर की, मैकेनिकल ट्रेड की, हैंडलिंग ऑफ टूल्स की। बिगलर है तो उसे आप बिगल बजाना आना चाहिए। टेलर की है तो उसको आप क्या नाम लग कपड़े के नापना आना चाहिए, काटना आना चाहिए, स्टिचिंग करनी आनी चाहिए, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह आप सबको देख सकते हैं, मान लिया आप पेंटर हैं तो आपको क्या कलर की नॉलेज होनी चाहिए, कलर कौन सा है पेंटिंग की। उसके बाद आपके जो भी उसके सामान हैं, ब्रश हैं, साइन है, ये सब आपके आपको कुछ भी लिखना आना चाहिए, ड्राइंग करना चाहिए, पेंटिंग करना चाहिए, डिफरेंट पेंट में किस प्रकार बनाया जा सकता है, CGI शीट के पेंटिंग क्या होता है, ये सब। तो दोस्तों इसमें आप इसका भी एक अलग से में हम वीडियो बना देंगे आपको, क्योंकि किसके ट्रेड में आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है सभी के में। सफाई कर्मचारी को क्या सी पर फ्लावर की जानकारी होनी चाहिए, कितने तरह का फ्लावर्स है, जैसे मान लिया एक तो होता है आपका मार्बल्स फ्लावर होता है, एक चिकना होता है, एक कच्चा होता है, ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। इलेक्ट्रिशियन को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिक वायर की जानकारी होनी चाहिए, फिटिंग की, MCB की जानकारी होनी चाहिए, बल्ब के बारे में, ट्यूबलाइट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, होल्डर के बारे में, जब और 11,000 वोल्ट और 440 वोल्ट, ये सब कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए। और इनका मैंने दोस्तों ट्रेड टेस्ट के बारे में एक अलग से बहुत अच्छा मैंने बने रखे हैं वीडियो। अभी पहला जो एग्ज़ाम होना था टेस्ट का भी होना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। लेकिन आपको टेस्ट पास हो जाते हो तो उसमें बहुत जानकारी, वो वाली जो कुछ बुक्स बनाई है मैंने अलग अलग टेस्ट की, वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने बता दिया आपका जो है, अगर आप फिजिकल पास हो जाते हो PST और PET, तो उसके बाद आपका टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट इसमें ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास आपके अनुसार होने चाहिए। सर्टिफिकेट भी आपके जो नीचे दिए हैं जो जिससे रिलेटिव है उसके अनुसार। ये मेडिकल के बारे में है, मेडिकल मैंने बताया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट का जो 2015 का एक MHA का ऑर्डर है, जिसका नंबर आपको मिल जाएगा E 332
12/ADG मेडिकल DME/RME/DA 1/2020 और पार्ट फाइल 1166/31/5/2021 ऐसे अमेंडमेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अनुसार आपका मेडिकल होगा। उसमें यही बताया गया, पहले आपका जो है नॉर्मल तौर से एक्सटर्नल यानी कि आपके देखा जाएगा, अगर आप उसमें पास हो जाते हो, और उसके बाद आपका एक्सरे टेस्ट होगा, फिर आपका एक्सरे के बाद लेबोरेटरी टेस्ट होगा, यानी कि आपका यूरिनल और ब्लड का टेस्ट होगा। उसके बाद भी आप पास हो जाते तो आपको फिट फॉर ऑफ वैकेंसी के लिए रख दिया जाएगा। इसमें एक चीज़ और बताई गई है जो लेडीज़ों के लिए मैं बता दूं, जो अगर वो टेस्ट के दौरान यानी कि जब टेस्ट होगा उनका कौन सा जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, अगर उसमें वो पाई जाती हैं तो उनके सीट को रिजर्व कर लिया जाएगा और उनको अनफिट कर दिया जाएगा टेम्परेरी तौर से। और उसको जो है फिर से जब उनका 6 वीक के बाद यानी कि जब बच्चा पैदा होने के बाद 6 वीक के बाद फिर दोबारा उनका होगा। आई के बारे में दोस्तों इसमें बताया है कि आपकी 6/6 होनी चाहिए, और कुछ का 6/9 भी चल जाएगा। तो इसमें कुछ कंडीशन है, आप उनको देख सकते हो। इसके बारे में कलर विजन जो है CP2 इसमें से जो कलर विजन है उसमें के बारे में बताया गया CP2 होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं कहना मतलब एक्सेप्ट होगा। इसमें एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया कि आपको कैसे वहाँ पर कैसे आप एडवर्टाइज उसमें कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको मैं ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसमें ही आपका हेल्पलाइन नंबर दिया है, अगर किसी तरह का। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया दोस्तों, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो अपने जो भी डिटेल्स हैं उसको ठीक ठाक से भरना। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपका कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ये भी इसमें दिया गया था। और ये जो है आपका 11 से लेके 18 बजे, सॉरी दोस्तों, यानी तो आपका ये हेल्पलाइन नंबर जो है एक्टिव रहेगा, आप इस पे जो है कर सकते हैं। और ये बताया गया कि आप जो है पेपर देने जाएंगे तो इनमें से आपके पास कोई ना कोई एक आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, गवर्नमेंट, PSU, प्राइवेट, एनी अदर फोटो वेरिंग आईडी कार्ड इशू बाय द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो दोस्तों ये भी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों बताया गया है जो अनरिजर्व है उनके लिए पासिंग के लिए 30%, EWS/OBC के लिए 25% एंड ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20%। अनरिजर्व के लिए ओवरऑल जो है 35%, दूसरों के लिए 33% आपके कहने मतलब मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों इसमें आप भी और भी ज़्यादा कुछ पढ़ सकते हो जो भी आपको पढ़ना है। और इसके अलावा जो है पार्ट 1 मार्क इन पार्ट 2, डेट ऑफ बर्थ, ये सब जो है आपके फार्म भरते हुए आपके क्या क्या करना है। तो ये इतने ही दोस्तों इसमें ये बताया गया, अगर कोई किसी के नंबर बराबर हैं तो उनका किस प्रकार से टाई किया जाएगा, यानी कि जैसे मार्क पार्ट 1 में, फिर मार्क पार्ट 2 में है, फिर डेट ऑफ बर्थ मान लिया कोई अगर नंबर बराबर है, एक ही नाम के हैं, तो उससे जो पहले ओल्ड होगा यानी कि ज़्यादा उम्र का होगा उसको पहले सिलेक्शन किया जाएगा और फिर अल्फ़ाबेट के ऊपर किया जाएगा। फिर इसमें जो है कैंडिडेट अगर कोई गलती पाई जाती है तो उसको क्या सज़ा मिल सकती है। तो दोस्तों इसको पढ़ लेना, 2 साल, 3 साल, 4 साल किस तरह का बैन किया जा सकता है और क्या है, ये भी बहुत आपके लिए बहुत फाइनल डिसीजन जो है वो वही मेरिट के हिसाब से आपका लिया जाएगा। और टाई बारे में मैंने बता दिया है किस तरह आपका किया जाएगा। इन इसमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैंडिडेट्स के लिए, तो यही है। आप कोई भी अगर आप जो नीचे दिए गए हैं इस तरह की अगर आपने कोई अपराध किया है, आपके कोई सज़ा हुई है, आपके पास कोई केस है, कोर्ट केस है, ये तो ये भी चीज़ है। और SC ST का है तो उसमें क्या क्या चीज़ आपकी होनी चाहिए, ये आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी पढ़ लेना है एक बार, अगर आप के पास कुछ इस तरह का है। नीचे दोस्तों इसमें जो दिए गए हैं प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन का दिया गया है, तो इसमें आपको पहले जो है आपका एक आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए। जब आप वहाँ पर भरेंगे इस स्टेप 1 में तो आपके पास एक भरने के बाद आपके पास लॉगिन और पासवर्ड आ जाएगा
और लॉगिन पासवर्ड आने के बाद दोबारा आपको जो है क्या है लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको पूरी डिटेल वहाँ पर भरनी होगी और उसके बाद आपको वहाँ पर आपको डिटेल भरने के बाद उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है, फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, आपकी फ़ीस जमा करनी है। फ़ीस आपकी जिस जगह मैंने बताइए किसी भी साधन के द्वारा कर सकती है। तो ये आपका स्टेप 1 हो गया, 2 हो गया। और इसके बाद जो है आपकी फ़ोटो वोटो के बारे में बताया गया है। जो आपका फ़ोटो होगा वो आपका जेपीजी और जेपीईजी के फॉर्मेट में होना चाहिए और उस फोटो की जो है चौड़ाई जो है 35 और ऊंचाई जो है उसकी 45 होनी चाहिए और 3 मंथ से पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए और उसमें लाइट ग्रे वाइट ज़्यादातर आपका ये बैकग्राउंड होना चाहिए। 70 से 80% वो कवर होना चाहिए जो फ़ोटो का एरिया है आपका, वो आपके फ़ोटो से ऐसा नहीं कि। और इसमें जो है इसकी इमेज जो है आपकी, फिर उसके बाद दिया गया है दी साइज ऑफ स्कैम ऑफ द शुड भी 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए। सिग्नेचर के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये भी आप इसमें भी क्या JPG और JPEG के फॉर्मेट में ही आपका होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आगे दिए हैं आपको फार्म क्या क्या, ये आपको एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया है, इस तरह का होना चाहिए। अंडरटेकिंग बाय एक्स सर्विसमैन हो गया। फॉर्मेट SC ST सर्टिफिकेट इस तरह का होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका ये दूसरा जो गवर्नमेंट के मान लिया सर्विस कर रहे हैं उनका किस प्रकार, ये सब कुछ दिए हैं। तो आप इनको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 48 मिनट का हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब। थैंक यू, धन्यवाद।